नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में। आज इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि बैंकिंग सेक्टर कैसे स्टार्ट हुआ, उसका इंडियन इकॉनमी में क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर ने हमारे देश की इकॉनमी को वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने में हेल्प करा, और क्या सफ़र रहा इंडियन बैंकिंग सेक्टर का। पीएसयू बैंक्स के क्या कंट्रीब्यूशन थे, प्राइवेट बैंक के कंट्रीब्यूशन क्या थे, किस तरह से एक समय में एसबीआई एक बहुत बड़े साइज़ का बैंक था और किस तरह से एचडीएफसी ग्रुप 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के वैल्यूएशन की कंपनी हो गया है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे उसने लगभग 18-20% का टोटल वेट हासिल कर लिया है, और कैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीचर्स को ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में पीछे छोड़ दिया है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में समझेंगे। कौन इस समय सबसे बड़ा बैंक है, कौन सबसे छोटा बैंक है। दोस्तों, फेज़ 1 की बात करते हैं। 1951 से 1965 हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम को 3 फेज़ में डिस्कस करेंगे। पहला फेज़ है 1951 से 1965 के बीच का फेज़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहला बैंक जो बना था वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। 1786 में बनाया गया था, 1786 में। और उसके बाद हमारा फेवरेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक भी है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। उस समय देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, तब ये एक्ट आया था। एंड आरबीआई वॉज established on 1 अप्रैल 1935 during the British Raj in accordance with the provision of the Reserve Bank of India Act 1934। इस दौर की फेज़ 1 की खास बात ये थी कि इस समय बहुत स्लो ग्रोथ का फेज़ था, क्योंकि इसी फेज़ में वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, फिर देश आज़ाद हुआ, और काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को लूटा और यहाँ की वेल्थ बाहर लेके गए। तो और भारत काफ़ी लंबे समय से, लगभग 1000 साल की गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तो वो सब सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। इन 1949 द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड which empower the Reserve Bank of India to regulate, control and inspect the banks in India। तो बेसिकली इनको आरबीआई को रिजर्व बैंक या एक तरह से रेगुलेटर बनने का जो मौका मिला वो 1949 में मिला। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 के थ्रू 49 के थ्रू आरबीआई को इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर बना दिया गया। और हर एक सेक्टर में जो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सेक्टर होते हैं, देश में हर एक सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई रेगुलेटर होता है। जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, उसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर को ट्राई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को इरडा आईआरडीए रेगुलेट करता है, और अभी रिसेंटली रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रेरा आ गया है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए देश में अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। दोस्तों, 1955 में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट हुई थी। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को उस समय एसबीआई के नाम से नेशनलाइज करा गया था, और 1960 के बाद भी बहुत सारे और बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। 1960 नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई एंड सब्सिडरीज, एंड इन 1962 डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज established with aim to provide insurance cover to depositors, thereby protecting deposits of common man। बेसिकली 1962 को डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना करी गई थी, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जो इंडिया में लोगों को भय होता था बैंकों में पैसा रखने में, उनको लगता था बैंक डूब जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, मेरा पैसा डूब जाएगा। तो उन कॉमन मैन को, गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कि नहीं, आप जो अपना डिपॉजिट रखेंगे बैंकों में वो सुरक्षित रहेगा, तो एक डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना करी गई थी 1962 में, ताकि कॉमन मैन को भरोसा दिलाया जा सकते कि आपका जो पैसा है उसका इंश्योरेंस हमने कर दिया है, आप वो सुरक्षित है। सेकेंड फेज ये स्टार्ट होता है 1965 से और चलता है 1981 तक। तो 65 टू 19 में इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट हुआ वो ये हुआ कि 1969 में उस समय की प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, आप जिसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये उस समय का टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कटिंग है, तो रेयर कटिंग है ये उस समय की। और ये लिस्ट है बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, इन सभी बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। जिसमें आपने देखा होगा कि अभी कई सारे बैंकों की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति काफ़ी ख़राब है, देना बैंक की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो इलाहाबाद बैंक में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो इन बैंकों को आपस में मर्ज भी कर दिया गया है। तो ये मर्जर इसीलिए किया गया क्योंकि नेशनलाइजेशन के बाद इन बैंकों ने काफ़ी काम किया, इंडिया की इकॉनमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, बट लेकिन इसमें डिसिप्लिन नहीं आ पाया। और डिसिप्लिन की कमी की वजह से और गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स के दखल की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से ये बैंक जो नेशनलाइज हुए थे उसमें एनपीए की समस्या बढ़ती चली गई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनकी बुक वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है। और कई सारे बैंकों को अगर तत्काल रूप से मर्ज ना कर दिया जाए अच्छे बैंकों में, तो शायद वो अपने डिपॉजिटर का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट हुआ इस पीरियड में, सेकेंड फेज में 1975 में क्रिएशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, आरआरबी और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना करी गई। आरआरबी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। बेसिकली आरआरबी कुछ रीजन्स में जहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि कॉमर्शियल बैंक उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने रीजनल रूरल बैंक बनाया। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सर्व करने के लिए वहीं के लोगों को अपॉइंट किया गया जो उनकी लोकल भाषा में बात कर सकें और उन लोगों को थोड़ा ईज मिले, थोड़ा कंफर्ट मिले, और उन्हीं के रीजन में उन बैंकों को बनाया गया। तो इसको 1975 में 2 अक्टूबर को आरआरबी की स्थापना करी गई। और जो वीकर सेक्शन के लोगों को, आर्टिशियंस, फार्मर, मार्जिनल लेबर्स, जो छोटे लोग थे, और गरीब लोगों को, लेबर क्लास के लोगों को, गरीब किसानों को और शिल्पकारों को लोन देने के लिए आरआरबी की स्थापना करी गई। तो बेसिकली इसमें एक बहुत अच्छा रेशियो मिक्स बनाया गया कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें 50% शेयर जो होता था कैपिटल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता था और 35% जो है वो इनके प्रमोटर बैंक का होता था। तो कोई ना कोई प्रमोटर बैंक होता था, वो 35% पूंजी लगाता था, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और 15% स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो इस कॉम्बिनेशन में उसकी उस पर्टिकुलर बैंक की कैपिटल को तैयार किया जाता था। दोस्तों उसके बाद आता है फेज 3 1981 से 1990 तक, जिसमें फिर से और 7 बैंकों को नेशनलाइज करा गया 1980 में। 1990 में द नेशनलाइज्ड बैंक ग्रो एट अ पेस ऑफ अराउंड 4% क्लोज द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकॉनमी। तो 1990 के आसपास जो नेशनलाइज्ड बैंक थे वो 4% के हिसाब से ग्रो हो रहे थे, और उस जो लगभग इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ रेट भी थी, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते हैं, क्योंकि एशियन टाइगर्स उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कोरिया और ताइवान, जापान। तो ये जो एशिया के कुछ दूसरे देश थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उस समय इंडिया की इकॉनमी काफ़ी स्लो पेस से ग्रो हो रही थी, तो उसी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। चौथा चरण आता है 1991 से लेके अभी तक का चरण, जिसमें 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, जिन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बनाई थी मनमोहन सिंह जी के साथ मिलके, उनको उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और चिदम्बरम साहब को उन्होंने वाणिज्य मंत्री बनाया, कॉमर्स मिनिस्टर बनाया, और ये तीनों लोगों की टीम ने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म किए। और मैं मानता हूँ कि 1991 में अगर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये नहीं किया गया होता तो हमारे देश शायद उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक हम लोग आज पहुँचे हैं। तो जिसमें नरसिम्हन कमेटी की जो सिफारिशें थी उनको मान लिया गया,
1991 में हमें IMF वर्ल्ड बैंक के दबाव में हमारी करेंसी को डिवेल्युएट करना पड़ा। लगभग 18% डॉलर्स के अगेंस्ट में हमने करेंसी को डिवेल्युएट किया और नरसिम्हन कमेटी ने ये एडवाइस दी कि हमें अपना SLR CRR वगैरह को थोड़ा कम करना पड़ेगा, जो कि CRR वो अमाउंट होता है जो बैंक कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, जो बैंक RBI के पास जमा करते हैं और उस पर उसको उनको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो कि 1 से लेकर 10% तक वेरी कर सकता है। और उसी तरह से SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कॉमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ट्रेजरी पेपर, इन सब में मतलब वो सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं और गवर्नमेंट की निगरानी में रहते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। एक तरह से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये SLR और CRR एक तरह से गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहता है। ये इसमें NP होने की संभावना नेग्लिजिबल रहती है। तो नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि आपने शायद काफ़ी ज़्यादा कर रखा है इन दोनों को, तो थोड़ा कम करें तो बैंकों के पास थोड़ी पूंजी आएगी तो वो अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, लाइसेंसिंग ख़त्म करी गई। कई सारे नए बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिए गए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पहले जैसे सिर्फ PSU बैंक थे, प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। तो उसकी जगह अब उन्होंने इस पॉलिसी के तहत नए प्राइवेट बैंक्स को भी लाइसेंस दिए, जिसमें एक्सिस बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, एक्सिस बैंक अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और न्यू लिबरल सोच, जिसको हम लोग नव उदारवाद भी कहते हैं, उसको लेके काम किया गया। FDI की लिमिट को बढ़ाया गया, 10% से बढ़ा के 74% तक कर दिया गया। और इसी वजह से शायद हम ये देखते हैं कि इंडिया के जो बेहतरीन बैंक है HDFC बैंक, HDFC ग्रुप, उसमें लगभग 70-74% की हिस्सेदारी FIIs ने ले ली, यानी टेक्निकल अब वो इंडियन बैंक नहीं रहे। इस तरह से बहुत अच्छे बैंक जैसे ICICI, HDFC और भी कई सारे बैंक्स वो टेक्निकली इंडियन बैंक नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें मोर देन 50% शेयर होल्डिंग FII के पास चली गई है। जिसमें से अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था HDFC के ऊपर, जिसमें चाइना ने HDFC लिमिटेड के ऊपर स्टेक खरीदा था, अप्रॉक्स 1% का स्टेक कर लिया है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी HDFC ग्रुप में लगभग 3-3.5% का स्टेक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे दूसरे देश की सरकारें और प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ के बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो इससे हमें कुछ लाभ भी होते हैं और लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तरह से राइट्स जो है उस कंपनी का मालिकाना हक है वो विदेशों के हाथ में चला जाता है, विदेशियों के हाथों में चला जाता है। ये जो नई लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ? तो पहला, सिस्टम बिकम मोर कन्वीनियंट एंड स्विफ्ट। Second point, the country is flooded with foreign banks and their ATM stations. Efforts are being put to give a satisfactory services to customers, that is online banking. सबसे पहला प्रभाव ये हुआ कि क्योंकि हमारे देश के जो बैंक्स थे उसमें पूंजी की बड़ी समस्या थी, तो उनके पास कुछ पैसा आया। दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी आई तो ATM स्टेशन लगाए गए, नेट बैंकिंग चालू किया गया, बहुत सारे विदेशी बैंक आए इंडिया में, HSBC बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ABN AMRO बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और इस तरह के तमाम और विदेशी बैंकों ने भारत में अपनी अपनी ब्रांचें ओपन करी और वो अपने देश के साथ टेक्नोलॉजी लेके आए, अपनी पूंजी लेके आए, जिससे हमें फ़ायदा मिला। दिस मूव अलॉन्ग विद द रैपिड ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया रिवाइटलाइज द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। और इसकी वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, प्राइवेट बैंकों को जब लाइसेंस मिलने की वजह से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी से बढ़ी, लोगों को अच्छी सर्विस मिली, कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज मिली जो PSU बैंक से उनको नहीं मिलती थी। शायद वो गवर्नमेंट कर्मचारी अपने ग्राहकों का उतना ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन जो प्राइवेट बैंक थे उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू किया। वो प्रो कस्टमर होते थे, उसमें जो एम्प्लॉय होता था उसको ये डर होता था कि अगर उसका फीडबैक ख़राब होगा, कस्टमर अच्छी सर्विस की उसकी कंप्लेन करेगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए उन्होंने कस्टमर इज़ द किंग वाली फिलॉसफी को बल दिया।
इन अ नट सेल हम ये कह सकते हैं फेज़ 1 एक स्लो ग्रोथ रेट का फेज़ था। फेज़ 2 में जो मेजर अपडेट थी वो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन था। फेज़ 3 में फिर से 3 बैंकों को नेशनलाइज किया गया और फेज़ 4 में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स किए गए आफ्टर 1991 नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। और उस रिफॉर्म्स की वजह से हमारी इकॉनमी भी बची, क्योंकि उस समय हमारा फॉरेक्स भी लगभग ज़ीरो के आसपास पहुंच गया था और हमारी इकॉनमी भी बहुत ख़राब थी, ग्रोथ रेट में भी बहुत कमी आ चुकी थी। तो 1991 के रिफॉर्म्स जो बैंकिंग सेक्टर में किए गए, जो इकॉनमी में किए गए, उसका देश में बहुत एडवांटेज हुआ और उसका हमें बाद में आगे चल के काफ़ी फ़ायदा मिला। बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, उसका मेन कारण ये था कि जो प्राइवेट बैंक थे वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पे ही फोकस करते थे। वो सर्विस देने के लिए गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, लेबर क्लास के लिए उतने ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते थे, क्योंकि उनको पता था उनको सर्विस ज़्यादा देनी पड़ेगी, उनसे उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हमारे देश में उस समय रिटेल बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, एक्सपर्टीज़ इसका काफ़ी अभाव था। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं था, टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, कैपिटल नहीं होता था और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। जो कंपटीशन मिलता था उनको इंडिजीनियस बैंकर से, साहूकार, महाजन और लैंडलॉर्ड, इस तरह के लोग जो गरीब लोगों को डायरेक्टली पैसा दे दिया करते थे बढ़े हुए ब्याज दर पे, उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था बैंक, क्योंकि बैंकों की रीच नहीं थी आम नागरिकों तक। एफडीआई का क्या इम्पैक्ट आया? जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे सामने पूंजी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो एफडीआई की वजह से उन बैंकों को कैपिटलाइज किया गया, पूंजी आई, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई, नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आए, म्यूचुअल फंड्स आया, इक्विटी आया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट आए, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आए, क्रॉस सेलिंग को बढ़ावा दिया गया, आप सेलिंग को बढ़ावा दिया गया, लीड मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए बैंकों में, और बैंक ग्राहकों को बहुत प्रोफेशनल तरीके से सर्विस देने लगे लोग, और बहुत तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर दिए, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऐप के थ्रू बैंकिंग, फ़ोन के थ्रू बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, इस तरह से बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ गया बैंकिंग सेक्टर में। और धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते गए, और पीएसयू बैंक ने जिन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी को नहीं ऑप्ट किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, बहुत ज़्यादा कस्टमर सर्विस पे ध्यान नहीं दिया, वो धीरे धीरे आउटडेटेड होते चले गए और धीरे धीरे बैंक्रप्सी की कगार पे पहुंच गए और उनको अब मर्ज किया जा रहा है आपस में। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। शायद बैंकों का नेशनलाइजेशन उस समय के लिए अच्छा था, बट ओवरऑल अभी इंडियन इकॉनमी में उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, रूरल बैंक गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंच गई है, क्योंकि लोग मोबाइल से, एसएमएस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एसबीआई के पास, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, माफ़ करिएगा, एसबीआई के पास लगभग मोर देन 50,000 एटीएम ब्रांचेज हैं। आईसीआईसीआई के पास लगभग 15,000 एटीएम ब्रांचेज हैं अक्रॉस द कंट्री। और हम लोग हर, खाली लास्ट पॉइंट अगर आप देखें, सिर्फ अप्रैल महीने में 2018 में 2.65 लाख का एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन है वो लगभग 21 लाख करोड़ से ज़्यादा की करेंसी मार्च 2019 में सर्कुलेशन में थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका नॉलेज बढ़े। और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।